जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस मंच परमार्थी क्लासेज पे। साथियों, हिंदी व्याकरण शुरू किया था। हिंदी व्याकरण के अंदर हम वर्ण की चर्चा कर रहे थे। वर्ण के अंदर मैंने आपको स्वर और व्यंजन की चर्चा की थी थोड़ी बहुत। स्वर क्या हैं, कैसे मतलब कि कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं, ये चर्चा हो चुकी है हमारी। अब हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं स्वरों के विभेद के ऊपर। स्वरों का हमने वर्गीकरण कर रखा है, उस वर्गीकरण का आधार क्या है, किस प्रकार से कितने भागों में बांट रखा है, उसकी चर्चा करेंगे। हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक कर चुके हैं, शेयर भी कर चुके होंगे और कर दोगे आगे भी, और सब्सक्राइब भी कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर नहीं किया तो कर देना प्लीज़। देखो, शुरू करते हैं जल्दी ही। स्वर स्वर तो हम पढ़ रहे थे, और स्वर के अंदर मैंने आपको ये बता दिया था कि स्वर होते क्या हैं, कितने हैं, समझ गए। तो स्वरों की मूल संख्या कितनी है? 11 है। क्वेश्चन आए एग्जाम के अंदर तो स्वरों की मूल संख्या कितनी है? 11 है। समझ गए आप? यही बतानी है आपको। कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम स्वरों का विभेद पढ़ रहे हैं। स्वरों का विभेद मतलब स्वरों को हमने बांट रखा है अलग अलग। तो वो बांटने का आधार क्या है? सबसे पहले तो ये समझो, स्वरों को बांटने का आधार क्या है। तो आधार एक तो है साहब हमारा आधार प्रयत्न। प्रयत्न किसका प्रयत्न साहब? भाई स्वरों को बोलने में प्रयत्न करना पड़ता है ना, मुंह को, हमारे शरीर को प्रयत्न करना पड़ता है बोलने में, और उस प्रयत्न के आधार पे ही हम स्वरों का विभेद करेंगे एक तो। उसके बाद में उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान उच्चारण स्थान कहाँ से उसका उच्चारण हो रहा है, उसके आधार पे स्वरों का हम कुछ विभेद करेंगे, भेद करेंगे, बंटवारा करेंगे। देखो, ये बहुत जटिल प्रक्रिया है और बहुत सारे स्टूडेंट के सामने समस्या आती है कि स्वरों का भेद तो हो जाता है लेकिन वो उसको भूल जाते हैं। सही तरीके से उनको याद रह नहीं पाता कि कौन सा स्वर है, कहाँ से निकलता है। ठीक है, अगर हम जीव के आधार पे बात करेंगे तो अग्र स्वर है या पश्च स्वर है या मध्य स्वर है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं इसके बहुत सारे कि ये कौन सा स्वर है, अग्र स्वर है, पश्च स्वर है, मध्य स्वर है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये समस्या आपके, मुझे लगता है आपके भी होगी। तो आप ये वीडियो देख लो, उसके बाद में आपके ये समस्या नहीं रहेगी कि कौन सा स्वर कहाँ से उच्चारित होता है, और ना ही कभी रटने की जरूरत पड़ेगी। समझ गए? तो शुरू करते हैं जल्दी। देखो, मैं स्वरों का बंटवारा कर रहा हूँ। किसका बंटवारा कर रहा हूँ? स्वरों का बंटवारा कर रहा हूँ। किस आधार पे? दो आधार पे कर रहा हूँ। पहला आधार तो है प्रयत्न। क्या आधार है? प्रयत्न। ठीक है, देखो यहाँ लिखा नहीं जाता, आपको भी पता है, तो इसको आप थोड़ा, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान ज़्यादा दे लेना। एक तो प्रयत्न के आधार पे, और दूसरा उच्चारण स्थान के आधार पे। उच्चारण स्थान के आधार पे। ठीक है, पहले हम प्रयत्न के आधार पे देख लेते हैं कि प्रयत्न के आधार पे स्वरों का उच्चारण मतलब विभेद कैसे है। तो प्रयत्न का मतलब क्या है भाई? यहाँ प्रयत्न का मतलब कि शरीर के कौन कौन से भाग को स्वरों का उच्चारण करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। तो आप देखो, जब कोई भी बात बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, तो आपके कौन कौन से शरीर के कौन कौन से भाग को प्रयत्न करने पड़ते हैं? क्या आपके पैर को कुछ प्रयत्न करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता साहब, पैर शामिल ही नहीं होता किसी बात के उच्चारण में या किसी शब्द के या स्वर के उच्चारण में। पैर का क्या रोल है? नहीं है। तो किसका रोल है? तो देखो, मुख्य रूप से किसका रोल है मैं बता रहा हूँ। एक तो मुख का। ठीक है, मुख के अंदर होती है जीभ। जीभ का, समझ गए? जीभ का रोल होता है एक तो। उसके बाद में ओष्ठ। ओठ कौन? तो मैं ओष्ठ। ओष्ठ का रोल होता है, समझ गए? और उसके बाद में भी अगर और कुछ कहें तो शरीर के कुछ अंदर के भाग हैं जिनको थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। तो आप मुख्य रूप से तीन तीन चीज़ लेके चलो कि भाई किसी भी स्वर को बोलने के लिए तीन जगहों को प्रयत्न करना पड़ता है। कौन कौन सी जगह हैं? एक तो मुंह को करना पड़ता है, मुख को, और एक ओष्ठ को, ओठ को करना पड़ता है। ओष्ठ का मतलब होठ को करना पड़ता है, होठों को भी प्रयत्न करना पड़ता है, और एक जीभ को प्रयत्न करना पड़ता है, जीभ को। समझ गए आप? इन तीनों को प्रयत्न करने पड़ते हैं किसी भी शब्द या स्वर के उच्चारण के लिए। समझ गए? अब एक एक को लेके चलते हैं, मुख को, ओष्ठ को, जीभ को लेके चलते हैं। समझ गए? अब मैं जीभ को लेके चलता हूँ। देखो, जीभ को क्या प्रयत्न करना पड़ता है? किसी भी स्वर के उच्चारण के लिए आपकी जीभ को क्या क्या प्रयत्न करना पड़ता है? आप देखो, जीभ कहाँ रहती है? आपकी बीच में टिकी रहती है। मुंह जहाँ अपनी जैसी स्थिति में है वहाँ पे टिकी रहती है, और उसको बीच की स्थिति बोलते हैं। समझ गए? तो आपकी जीभ को क्या प्रयत्न करना पड़ता है? या तो जीभ आगे जाएगी, या तो जीभ आगे आएगी, बाहर की तरफ आएगी, मतलब मुंह से बाहर की तरफ आएगी। मतलब ये जैसे आपका मुंह है ना, ये आपका ही मुंह मान लो, यहाँ ये जीभ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जीभ रहती है।
तो किसी स्वर के उच्चारण के लिए या तो जीभ को आगे की तरफ आना पड़ता है यहाँ, या तो इसको आगे की तरफ आना पड़ता है, या फिर ये बीच में टिकी रहती है, और या फिर ये पीछे की तरफ जाएगी, थोड़ा पीछे की तरफ जाएगी। तो जीभ को 3 ही प्रयत्न करने पड़ते हैं, 3 ही प्रकार के प्रयत्न करती है जीभ। क्या करती है, या तो आगे जाती है मतलब बाहर की तरफ आएगी, और या फिर बीच में टिकी रहेगी तो बीच को मैं मध्य बोल दूं, और या फिर पीछे चली जाएगी, पीछे को मैं पश्च बोल दूं। तो जीभ को 3 प्रकार के प्रयत्न करने पड़ रहे हैं, या तो जीभ आगे या बीच में रहेगी या फिर पीछे जाएगी। ठीक है, तो इन तीनों को मैं अलग अलग नाम दे देता हूँ, थोड़ा स्टैंडर्ड के नाम देता हूँ। एक तो अगर, और एक मध्य, और एक पश्च। ये जीभ की स्थिति है। तो जब जीभ को आगे जाके किसी स्वर का उच्चारण करना पड़ता है तो उसको बोल देते हैं अगर स्वर। जब बीच में रह के ही किसी का उच्चारण कर दिया जाता है उसको बोलते हैं मध्य स्वर। और जब पीछे जाके जीभ किसी स्वर का उच्चारण करती है तो उसको बोलते हैं पश्च स्वर। तो ये बताओ, आपको यहाँ तक रटने की ज़रूरत है क्या कि भाई स्वरों का भेद हमने अगर स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर क्या तो किस आधार पे कर दिया? कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये बताया कि जीभ को प्रयत्न करना पड़ता है, मुंह को प्रयत्न करना पड़ता है, होठ को प्रयत्न करना पड़ता है, और ये आपको वैसे ही पता है, इन तीनों को तो करना पड़ रहा है, जीभ, मुंह, होठ को। और जीभ को क्या क्या प्रयत्न करना पड़ रहा है? या तो जीभ आगे जाती है, या पीछे जाती है, या बीच में रहती है। तो आगे जाती है तो अगर स्वर कह दिया, पीछे जाती है तो मध्य स्वर, मध्य में रहती है तो मध्य स्वर कह दिया, और पीछे जाती है तो पश्च स्वर कह दिया। अब इनके एक एक की चर्चा कर लेते हैं कि भाई आगे जाने के लिए जीभ को कौन कौन से स्वर हैं जिनको बोलने के लिए जीभ को आगे जाना पड़ता है, आगे जाना पड़ता है। अगर स्वर, देखो एक बार दोबारा लिख रहा हूँ, अगर स्वर, मध्य स्वर, मैं इस प्रकार से बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको रटने की जरूरत ही ना पड़े। और फिर पश्च स्वर, पश्च स्वर। अब समझो, अब बात को समझने की बात यह है कि जब भी आप शुरुआत करते हैं किसी स्वर की तो आप क्या बोलते हैं? ए। शुरुआत करते हैं ए। इसका मतलब कुछ ए को बोलने के लिए आपके मुंह से कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ा, जीभ को ए निकल गया सीधा। ए को बोलने के लिए आपके जीभ को कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़ा, शुरुआत की है, ए बोल दिया, देरी से क्या फर्क पड़ गया? जीभ कहीं भी कुछ नहीं आगे पीछे नहीं हो रही है। इसका मतलब जीभ को कहीं आगे पीछे नहीं होना पड़ रहा है, तो मध्य में रह के ही जीभ ए स्वर का उच्चारण कर देती है, तो मध्य में आ गया। अरे सीधी सी बात है, शुरुआत में ए का उच्चारण करते हैं, ए का उच्चारण करते हैं, ए निकल गया मुझसे, अचानक ही निकल गया। ए निकलने में कौन सा आपको उच्चारण स्थान चेंज करने पड़ते हैं, प्रयत्न करने पड़ रहे हैं, निकल गया मुंह से, कभी भी निकल जाता है ए। तो ए के लिए जीभ को कुछ नहीं करना पड़ा, इसका मतलब वो बीच में टिकी थी, बीच में रह गई। तो ए को कौन सी जगह पे रख देंगे हम? मध्य वाली जगह में रख देंगे, तो इसको क्या कहेंगे? मध्य स्वर कह देंगे। ठीक है, ए का उच्चारण करने के लिए जीभ क्या रहती है? मध्य भाग में रहती है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा समझो आगे। ए का उच्चारण कर दिया हमारी जीभ ने और बीच में रह के कर दिया, उसके बाद में आगे और बोलना है, पूरी श्रृंखला ही बोलनी है आपको। तो कौन सी? वर्णमाला ही बोलनी है स्वरों की। अब ए के बाद में आ बोलोगे तो आप रुकोगे, पीछे हटोगे बोलने में, यार कौन बोलेगा, थोड़ा आलस करोगे, कौन बोलेगा, पीछे हटोगे, क्योंकि ए के बाद में आ बोलना है आपको। आ बोलने के लिए आपका दिल करेगा नहीं बोलना, छोड़ो यार, तो आ बोलने के लिए आप पीछे हटोगे। पीछे हटने का मतलब पश्च, आ जाएगा आपका पीछे की तरफ। आ कहाँ जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा। समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ में आ गई ना? आ के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो आ का पश्च स्वर हो गया। उसके बाद में आपने सोचा यार करना तो पड़ेगा ही, अब क्या करें? फिर ई बोलते हो। ई बोलने के लिए आप क्या करोगे? ई बोलने के लिए जीभ आगे बोलोगे, आगे फेंकोगे जीभ को थोड़ा। जीभ को जब आगे करोगे ई बोलने के लिए तो क्या है? आगे आ गई। समझ में आ गई? ये एक तरीका है, थोड़ा सा इस तरीके से आप इसको याद रख लेना, नहीं तो इससे भी फैंटास्टिक और बताने वाला हूँ। अब अगर ये चीज़ें आपको याद हो गई हैं तो ई से संबंधित जितने भी स्वर होते हैं वो इसमें आ जाएंगे। ए से संबंधित ए एकला है, यहाँ रह जाएगा, और आ से संबंधित जितने हैं वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात है। जैसे ई से संबंधित ई छोटी बड़ी ए ऐ ओ आ जाएगा, ए ऐ आ जाएगा, ए यहाँ अकेला रह जाएगा। आ की जगह यहाँ पे आ गया, ऊ आ गया, ऊ आ गया, ऊ आ गया, ओ आ गया, औ आ गया। ठीक है, ये हो गया, समझ गए आप? उसके बाद में अगर ये बंटवारा क्या था मैंने जीभ का अगर, मध्य और पश्च स्वर के आधार पे, जीभ के अगर, मध्य और पश्च मतलब स्थिति के आधार पे स्वरों का बंटवारा हो गया। इसके लिए मैं थोड़ा सा एक अलग तरीका और बताता हूँ, वो और भी इससे भी शानदार तरीका है। देखो, एक तो है अग्र स्वर, एक है मध्य स्वर, एक है पश्च स्वर। देखो मैंने आपको जब वर्णमाला पढ़ाई थी उस टाइम पे ये बताया था कि 3 स्वर हैं जिनको आपको याद रखना है।
तीन स्वर कौन कौन से हैं? एक तो ए को याद रखना है, एक ई को याद रखना है, एक ऊ को याद रखना है। ए को, ई को, ऊ को याद रखना है। बस इन तीन को रट लो आप। ए का उच्चारण स्थान है, ए का जो उच्चारण स्थान है वो तो है साहब मध्य। ई का जो उच्चारण स्थान है ये है साहब अगर। ऊ का उच्चारण स्थान है ये है साहब पश्च। इन तीन को याद कर लो, सिर्फ इन तीन को याद कर लो और बाकी किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सारे याद हो जाएंगे और तुम धड़ाक से बताओगे कि ये वहाँ से उच्चारित होगा, जीभ की वहाँ स्थिति जाएगी, तब जाके इसका उच्चारण होगा। समझ गए? रट लिया? कैसे कैसे भी याद कर लो, ए मध्य में, ई अगर में, और ई अगर में, ऊ पश्च में। समझ गए आप? अब आगे साहब कैसे होगा, तो देखो आगे कैसे होगा इसका मैं बताता हूँ आपको। ए का पता चल गया, ई का पता चल गया, ऊ का पता चल गया, इन तीन का पता चल गया आपको। मूल स्वर यही होते हैं, इन तीन का ध्यान रखना है। मूल स्वर से मैं पूरी संधि कवर करा दूंगा आपको। ए का उच्चारण स्थान मध्य है। आपको मैंने ये बताया था ए और ए मिलके बनते हैं आ, याद है ना ये कुछ? और ए और ई मिलके बनते हैं क्या? ए और ई मिलके क्या बनते हैं? ए और ई से बनता है ए। और उसके बाद में ए और ए बन के बनता है ए, आई। उसके बाद में मैं इसको काट रहा हूँ थोड़ा सा, ए और ऊ ये मिलके बनता है क्या? बनता है ये ओ। ए और ओ मिलके बनता है क्या? औ। ये अगर ये चीज़ याद है, और ये मैंने अभी तीन चीज़ें बताई हैं कि ए को मान लो मध्य में, और ई को मान लो आगे, और ऊ को मान लो पीछे, अग्र और पश्च, तो सारी याद हो जाएगी। और ये चीज़ याद रहनी चाहिए, और ये तो आपको याद करनी पड़ेंगी, बहुत जगह संधि में काम आएंगी। तो ये ए आ मिलके ए मिलके आ बनता है, ए ई मिलके ए बनता है, और ए ऊ मिलके ओ बनता है। ये याद रखना पड़ेगा आपको। अब देखो क्या मैं कैसे बता रहा हूँ आपको। अग्र स्वर, पश्च स्वर, और बीच में मध्य स्वर कर देता हूँ, मध्य स्वर। ए को मध्य में कर दिया, याद है आपको? ई आगे आ गई और ऊ पीछे आ गया। अब देखो जिसके भी उच्चारण में, अब ये मूल स्वर हैं, बाकी जितने भी स्वर बनेंगे वो सारे के सारे किसके? इन तीनों के मिलने से तो बनेंगे भाई, इन तीनों के मिलने से बनेंगे। तो जो भी जिसके उच्चारण से बन रहा है, जिसके मेल से बन रहा है, उसका लास्ट का उच्चारण स्थान कौन सा है वो देख लो, जीभ की स्थिति वहाँ कौन सी है वो देख लो, और वहाँ से आपका पूरा ही ये वर्ण और स्वर पूरा ही कंप्लीट होने वाला है, कहीं भी समस्या नहीं आएगी। अब देखो समझ लो इस बात को कैसे। जैसे अब मैं बात करूं कि आपसे पूछूं साहब ई का उच्चारण स्थान कौन सा है? बड़ी ई का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो आपको पता है ई और ई मिलके ही तो बड़ी ई बनता है, छोटी ई मिलके ही तो बड़ी ई बनता है। और छोटी का पता है कौन सा अगर है, तो ये भी आ जाएगा अगर में, क्योंकि ई बाद में आ रही है ना। देखो ई और ई का निर्माण कैसे हुआ? बड़ी ई का निर्माण कैसे हुआ? ई और ई, ये कहीं से भी है। इसका उच्चारण करने के लिए जीभ को मान लो कहीं भी रहना पड़ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं। पहले वालों को कहीं भी रहना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाद वाले के लिए जीभ कहाँ जा रही है स्थिति तो वो देखी जाएगी ना। और बाद वाली इसके लिए भी जीभ को आगे जाना पड़ रहा है, इसके लिए भी, तो इसको मतलब बाद वाले के लिए आगे जाना पड़ रहा है, जीभ को बाद वाले के लिए आगे जाना पड़ रहा है, तो ई का उच्चारण स्थान भी क्या हो? अगर होगा। समझ गए? अब जैसे आगे ए आ गया, ए का उच्चारण स्थान कैसे है? कौन सा होगा? जीभ कहाँ जाएगी? तो इसके लिए देखो ए बनता कैसे है? मैंने बताया था ए और ई से बनता है। ए के लिए तो जीभ को बीच में रहना पड़ रहा है, लेकिन ई के लिए तो फिर आगे जाना पड़ रहा है ना, और बाद वाली स्थिति जीभ की तो गिनी जाएगी। बाद वाली के लिए अगर आ गया, इसका मतलब ए का उच्चारण स्थान भी अगर हो जाएगा। अब देखो, और मैं बता रहा हूँ आपको साहब, ओ का बताओ मुझे, ओ का उच्चारण स्थान बताओ, जीभ कहाँ रहेगी? ओ बनता कैसे है? ओ बनता है साहब ऐसे, और ओ ये, और फिर इसके साथ कौन सा बनता है? ए और ऊ, ये बनता है। और ऊ का मैंने बताया था आपको, ऊ के लिए क्या करता है? पश्च, जीभ पीछे रहती है, और पीछे रहती है इसका मतलब इसके लिए पीछे जाएगी, और इसके लिए पीछे जाएगी, तो इसके लिए भी पीछे जाएगी, क्योंकि ये इसी से तो बन रहा है। ऊ के लिए देखो, ऊ के लिए जीभ को पीछे जाना पड़ता है, याद रखना है, मूल स्वर है ऊ, तो ऊ के लिए जीभ को पीछे जाना पड़ता है। ऊ के लिए जीभ को पीछे जाना पड़ता है, तो ऊ ए और ऊ से ही बनता है ओ, और ओ से ही औ बनता है। इसका मतलब इन दोनों का भी क्या हो जाएगा? पीछे, दोनों का भी क्या हो जाएगा? पीछे, तो पश्च स्वर हो जाएंगे ये भी। कोई भी स्वर उठा लो, कुछ भी उठा लो, वो यहीं आएगा। अब देखो यहाँ से ए और ए ये मिल के बनते हैं आ। अब यहाँ ए के लिए मध्य में है जीभ, और इसके लिए भी मध्य में है। यहाँ थोड़ा सा आप याद रख लेना कि साहब मध्य मध्य रह के पश्ची हो जाएगा, पश्च रह जाएगा। बाकी और किसी भी स्वर को उठा के देखोगे आप, कहीं भी रखना, मैंने जो ट्रिक बताई है उससे आप देख लेना, वो आपकी स्थिति हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा ना, वो कैसे आएगा? पूछा जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे, जैसे पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा? ऐसे आ जाएगा कि साहब आप बताओ
ऊ का उच्चारण स्थान, जीभ की स्थिति के आधार पर उच्चारण स्थान क्या है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब उसमें दे दिया अग्र स्वर है, पश्च स्वर है, मध्य स्वर है, और फिर कोई दे दिया कंठ स्वर है, ऐसे कुछ दे देंगे, अदंत स्वर, ऐसा कोई भी नाम दे सकते हैं वो। अब आपको ऊ का नहीं याद रखा, आपने रखा ही नहीं और जरूरत भी नहीं है साहब, एग्जाम में सोली तो करना है हमें, तो क्या करोगे आप, ऊ का ध्यान रखो। कैसे बनता है साहब ऊ, ऊ बनता है साहब ऊ और ऊ से बनता है, ये पता है ना, ऊ से बनता है, छोटे ऊ छोटे से, और ऊ का मैंने बता दिया आपको क्या है पीछे, तो ये भी पश्च हो जाएगा। लास्ट में कौन सा आ रहा है, ऊ आ रहा है, तो पश्च हो जाएगा। फिर आपसे दे दिया एग्जाम्पल कोई एक दूसरा, जैसे पूछ लिया साहब से, ये मान ले, ये पूछ लिया कि एक आप ये बताओ इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, तो आप क्या करोगे, इसका उच्चारण स्थान जानने के लिए क्या करोगे, इसका योग कैसे हुआ, बना कैसे ये, तो ये साहब कैसे बना था, ए के साथ ए बना था, और ए कैसे बना था, इसको देख लो, ए बना था साहब ए के साथ ई का पता है आपको, क्योंकि मूल से और आ गया, मूल पता है, इसका कौन सा होता है अग्र, इसका कौन सा है मध्य, मध्य और अग्र तो आगे चलेगी ना, आगे चलेगी तो इसका भी क्या होगा अग्र, और ये ही मिलके तो इसका उच्चारण कर रहे हैं, ये मिलके तो इसका निर्माण कर रहे हैं, तो इसका जब अग्र है तो ये भी अग्र आ जाएगा, इसका भी अग्र हो जाएगा। ये समझ में आई। अगर ये जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों का जो विभाजन है वो समझ में आ गया तो मैं आगे चलता हूँ। आगे मैं बताता हूँ आपको कि मैंने 3 चीज़ बताई थी, प्रयत्न किस किस को करना पड़ता है, जीभ को करना पड़ता है, जीभ को 3 प्रकार के प्रयत्न करने पड़ते हैं, मैंने बता दिए हैं। फिर उसके बाद में ओठ को करना पड़ते हैं, ओष्ठ को करने पड़ते हैं, और उसके बाद में मुख को करने पड़ते हैं। तो मैं अब ओष्ठ ले लेता हूँ। तो ओष्ठ के आकृति के आधार पे, ओष्ठ के आकृति के आधार पे स्वरों का विभाजन किया गया है, और 2 प्रकार से किया गया है। कौन कौन से, एक तो है वर्तामुखी, वर्तामुखी, और एक है अवर्तामुखी, अवर्तामुखी। ठीक है, 2 है वर्तामुखी अवर्तामुखी। क्योंकि आप बोल के देखो, आपके होठ या तो गोल हो जाते हैं, वर्त के जैसे हो जाते हैं, या फिर वर्त के जैसे नहीं रहते हैं, बस यही होता है होठों में, या तो गोल वर्त के जैसे हो जाते हैं बोलने पर किसी भी स्वर का उच्चारण करने के लिए, और या फिर वर्त के जैसे नहीं रहते हैं। बस ये 2 ही स्थिति होती है होठ की। और होठ ऐसे थोड़ी है, होठ कभी दबाना पड़ता है किसी दांत के तले, या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। तो होठ को 2 प्रकार के प्रयत्न करने पड़ते हैं, या तो गोल करना पड़ता है अपने आप को, या फिर गोल से अलग कोई भी आकृति बनानी पड़ती है, वो तिरछी हो सकती है किसी भी प्रकार की। ठीक है, तो 2 बंटवारे हो गए ओष्ठ के आकृति के आधार पे, मतलब वर्तामुखी और अवर्तामुखी। अब यहाँ आपको ये समस्या है कि वर्तामुखी में कौन कौन से आएंगे, अवर्तामुखी में कौन कौन से आएंगे, इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे। इसका निर्धारण करने के लिए मैं फिर आपको एक ही बात बताऊँगा, आप बोल के देखो मुँह से, ए आ ई कुछ भी बोलो, लेकिन एक स्वर आएगा ऊ, ऊ को बोलते ही आपको पता अपने आप ही लग जाएगा। ऊ बोलने के लिए तो साहब हमारे को गोल करना पड़ रहा है होठ को, तो इसका मतलब ऊ तो वर्तामुखी हो जाएगा, ऊ तो वर्तामुखी हो जाएगा। ठीक है, ऊ जहाँ भी आएगा लास्ट में वो वर्तामुखी हो जाएगा, और ऊ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए वो क्या है, अवर्तामुखी हो जाएंगे। बस इतना ही याद रखना है, ऊ जहाँ भी आएगा वो वर्तामुखी है, और ऊ के अलावा कोई भी स्वर आता है वो अवर्तामुखी हो जाएगा। कैसे, अब मैं आपसे खुद से ही पूछूंगा, खुद ही डिसाइड कर लोगे आप। देखो मैं कह रहा हूँ कि साहब हमें तो इसका उच्चारण स्थान बताओ ओष्ठ आकृति के आधार पे कि ये कहाँ से निकलेगा। आप क्या करोगे, वही ट्रिक लगाओगे। कौन सी, वो ट्रिक पहले जो बताई थी। ओ बनता कैसे है साहब, ओ बनता है ऐसे और ऊ से। ए का उच्चारण स्थान ओठ की आकृति के आधार पे, ए की जो आकृति है ओष्ठ आकृति के आधार पे, ये तो अवर्ताकार होता है, क्योंकि मैंने ये बताया सिर्फ ऊ ही वर्ताकार है, सिर्फ ऊ ही वर्ताकार है, बाकी सारे अवर्ताकार है। ये याद रख ले, और ऊ को याद थोड़ी रखना है, वैसे पता चल गया ऊ बोलोगे तब अपने आप ही गोल हो रहा है। तो ऊ के अलावा सारे अवर्ताकार हो गए, सब मूल स्वर 3 थे, तीनों में। तो यहाँ देखो ए और ऊ मिलके क्या ओ का निर्माण करते हैं। तो ए के लिए तो अवर्तामुखी मतलब बिगड़ी हुई आकृति है, ओठ की गोल नहीं है, और ऊ ने जाके फिर सुधार दी लास्ट में जाके, लास्ट में तो ऊ बोलना पड़ रहा है, इसका मतलब बिगड़ी हुई आकृति को हमने गोल कर दिया, तो लास्ट में तो गोल ही रहा ना होठ, इसका मतलब इसका क्या होगा, वर्तामुखी, वर्तामुखी स्वर हो जाएगा ये। फिर इसके अलावा मैं कह रहा हूँ साहब आप मुझे तो ई का बता दो, बड़ी ई का वर्तामुखी होगा या अवर्तामुखी। तो देखो साहब ई कैसे बनता है, बड़ी ई और ई से बनता है, ई और ई से बनता है। ऊ आ रहा है क्या कहीं इसमें, लास्ट में ऊ आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो छोड़ो बाढ़ में जाए, अवर्तामुखी रहेगा ये। ठीक है, हो गया अपने आप। मैं कहूँ साहब इसका बता दूँ, इसका बता दूँ, इसके लिए आप क्या करोगे, ए का तोड़ो कैसे बनता है, ये बनता कैसे, ए और ए से बनता है, और ये ए कैसे बनता है, ए और ई से बनता है। जब इसके अंदर ई आ रहा है और लास्ट में ओ कहीं आ नहीं रहा, इसका मतलब ये क्या होगा,
अवर्तामुखी। बस कुछ भी पकड़ो, सारे के सारे यही आना है। बस इसके अंदर जो याद रखने वाली चीज़ है ओ, ओ ये जो डॉक्टर वाला है, इसके अंदर वैसे ही बोलने से आपको पता लग जाएगा थोड़ा सा। इसको देखो ऐसे थोड़ी है, ओ का निर्माण ए तो होता नहीं है, वो तो आ होता है। और आ क्या होगा, अवर्तामुखी होगा। ये ओ वाला थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसको कहीं आप समझ के ऐसे ने आ समझ के इसको क्या है वर्तामुखी मत डालना। ये ऊ की थोड़ी सी ध्वनि निकलती है इससे, इसलिए ये भी क्या है वर्तामुखी में आएगा। यहाँ तक आपकी बात कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो ओष्ठाकृति के आधार पे भी आपका कंप्लीट हो गया विभाजन। उसके बाद में मैंने बताया था मुख को भी थोड़े प्रयत्न करने पड़ते हैं, और मुख को क्या प्रयत्न करने पड़ते हैं उनको समझ लो आप। मुख को समझ लो, उसके बाद में बहुत सरल है आपका। मुख को प्रयत्न कौन कौन से करने पड़ते हैं, तो मुख को देखो 4 प्रकार के प्रयत्न करने पड़ते हैं। क्या क्या करने पड़ते हैं, या तो मुख को खुलना पड़ता है, या मुख को बंद होना पड़ता है, या मुख को थोड़ा सा बंद करना पड़ता है, या मुख को थोड़ा सा खोलना पड़ता है। 4 प्रयत्न करने पड़ते हैं मुख को। या तो मुख को खोलना पड़ता है थोड़ा सा, या तो मुख को खोलना पड़ता है, ऐसे समझो, या तो खोलना पड़ता है, या थोड़ा खोलना पड़ता है, कम खोलना पड़ता है, या मैं कह दूँ ये आधा खोलना पड़ता है। एक तो पूरा खोलना पड़ता है, एक आधा खोलना पड़ता है, आधा खोलना पड़ता है। ये लिखा नहीं जा रहा मेरे से सही, आप मेरे जब बोल रहा हूँ इस पर ध्यान देना ज़्यादा। आधा खोलना पड़ता है मुँह को, या मुँह को बंद करना पड़ता है, और या फिर मुँह को पूरा बंद कर लिया तो, या फिर मुँह को आधा बंद करना पड़ता है, आधा बंद करना पड़ता है। तो मुंह को तो 4 प्रकार के प्रयत्न करने पड़ते हैं ना, किसी भी स्वर के उच्चारण के लिए मुंह को 4 प्रकार के प्रयत्न करने पड़ते हैं। और वो 4 प्रकार के प्रयत्न कौन कौन से हैं, या तो मुंह को पूरा खोलना पड़ेगा, या मुंह को आधा खोलना पड़ेगा, या फिर मुंह को पूरा बंद करना पड़ेगा, या फिर मुंह को थोड़ा सा या फिर आधा बंद करना पड़ेगा। समझ गए। अब इनके थोड़े से नाम हैं, स्टैंडर्ड के नाम है जो हिंदी व्याकरण ने दिए हैं, वो सुन लो। भाई खोलने का मतलब क्या है और बंद करने का मतलब क्या है। हिंदी ने ऐसे खोलना खालना नहीं नाम लिए, व्याकरण में ये नाम नहीं लिए। तो उसने क्या कह दिया, संवर्त विवर्त नाम ले दिया। संवर्त का जो मतलब है उसको समझ लो भाई। संवर्त का मतलब क्या होता है, देखो मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। संवर्त, तो इसने जो हिंदी ने जो नाम दिए थे वो क्या नाम दिए हैं, संवर्त। संवर्त, तो संवर्त का मतलब क्या होता है, बंद। संवर्त का मतलब क्या होता है, बंद। और एक है विवर्त। विवर्त, विवर्त का मतलब होता है खुला। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो नाम लिए थे, या तो मुंह को खोलना पड़ता है, या आधा खोलना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, या आधा बंद करना पड़ता है। तो बंद करना पड़ रहा है वहाँ पे आप कहोगे संवर्त, और जहाँ आधा बंद करना पड़ रहा है वहाँ आप कहोगे अर्धसंवर्त, और जहाँ खोलना पड़ रहा है वहाँ आप कहोगे विवर्त, और जहाँ आधा खोलना पड़ रहा है वहाँ आप कहोगे अर्धविवर्त। तो मुंह के आधार पे, मुखाकृति के आधार पे स्वरों का विभाजन 4 प्रकार से हो गया। कौन कौन से स्थिति याद हो गई आपको, संवर्त। संवर्त का मतलब बंद करना पड़ रहा है, संवर्त का मतलब बंद करना पड़ रहा है, या फिर आधा बंद करना है तो अर्धसंवर्त। अर्धसंवर्त, और उसके बाद में मुंह को खोलना पड़ रहा है, खोलना पड़ रहा है इसका मतलब विवर्त, या फिर आधा खोलना पड़ रहा है तो अर्धविवर्त। अर्धविवर्त, यही तो है। ये 4 स्थिति होगी मुखाकृति के आधार पे। अब साहब समस्या ये नहीं है हमारे को, ये सब याद हो गया, चारों याद हो गई, लेकिन हमें तो समस्या ये है कि अर्धसंवर्त कौन से होंगे, संवर्त कौन से होंगे, अर्धविवर्त कौन से होंगे, विवर्त कौन से होंगे। बस वो समस्या सोल्व करने के लिए तो मैं हूँ, कुछ नहीं करना आपको। मैंने तीन स्वर बताए थे, वो 3 स्वर याद रखने हैं। कौन कौन से, ए, ई, उ। यहीं से आपका पूरा काम हो जाएगा। कैसे होगा समझो इस बात को। देखो समझने के लिए आप देखो, शुरू करते हैं दोस्तों। मुखाकृति के आधार पे, एक मिनट, मुखाकृति के आधार पे मैंने आपको बता दिया विवर्त, अर्धविवर्त, अर्धसंवर्त और संवर्त, ये 4 भेद होते हैं। अब आपको कौन सा स्वर किस में आएगा ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ उसको सुन लेना। क्या सुनना है आपको, मैंने आपको बताया था ए, ई, उ, इन चीज़ों को याद रखना है। बस 3 स्वर यही पकड़ के रखने हैं, और इनसे बनने वाले स्वर जो मैंने ये बताया था बाद में, संधि स्वर है। संधि स्वर कैसे बनते हैं, इन तीनों से तो बनते हैं। संधि स्वर याद रखने, कैसे किसका योग होके कौन सा स्वर बनता है ये याद रखना है। यहाँ से आपका काम हो जाएगा। कैसे, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं खुले पे चलते हैं। खुले का मतलब विवर्त की बात करते हैं। विवर्त की, विवर्त का मतलब ये है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार को खुलना पड़ता है, मतलब पूरा खुलना पड़ता है। पूरा खुलना पड़ता है तो आपको याद रखना है सब कौन से के लिए, आ के लिए मुंह को खोलना पड़ता है। तो आप याद रखोगे क्या, आ को रखना पड़ता है। फिर अर्धविवर्त में याद रखोगे कि ए ओ आता है। फिर उसके बाद में अर्धसंवर्त में रखोगे कि ए ओ आता है। कैसे याद रखोगे, भूल जाओगे, छोड़ो। कैसे करना है देखो, तो मैं ये कह रहा हूँ आपको, देखो 3 स्वर बताए थे कौन से, कैसे हिलता है ये,
3 स्वर बताए थे, ए होता है, ई होता है और ऊ होता है। आप मुझे ये बताओ, ए को बोल के दिखाओ, मुंह से खुद बोलो एक बार, ए मुंह से बोलो और फिर खुद महसूस करो कि ए को बोलने के लिए मुंह को क्या करना पड़ रहा है, खुलना पड़ रहा है, बंद होना पड़ रहा है। ए मतलब दांत को दबा के बोलने की कोशिश करो, पड़े आप बोल के बोलो, बोल के देखो, ए को बोल के देखो। ए को बोलने के लिए डेफिनेटली आपके मुंह को खुलना पड़ता है, खोलना पड़ता है। अब वो कितना खोलना पड़ता है वो बात की बात है, लेकिन खोलना पड़ता है, ये निर्धारित हो गया कि खोलना पड़ता है। ठीक है, खोलना पड़ता है। जब ए को मुंह के लिए खोलना पड़ता है तो ये तो निश्चित हो गया, ए क्या कहाँ आएगा, विवर्त या अर्धविवर्त में आएगा, विवर्त या अर्धविवर्त में आएगा। अब मैंने ये नहीं कहा कि ए कौन से में आएगा, विवर्त में आएगा अर्धविवर्त में, मैं ये कह रहा हूँ कि ए जब खुलना पड़ रहा है और कितना खोलना पड़ रहा है आप अभी निर्धारित नहीं कर पाओगे, इसका भी मैं तरीका बताऊंगा। तो ए ये तो निश्चित है कि विवर्त में या फिर अर्धविवर्त में आएगा। अब इसके बाद में आ की बात करूँ, जब ए को बात करते हैं, ए को लिए मुंह खोलना पड़ रहा है, तो आ के लिए थोड़ा सा मुंह को और ज़्यादा खोलना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा और खोलना पड़ रहा है। इसका मतलब मुंह पूरा ही खुल गया। जैसे आप वैसे भी जैसे कभी अगर मुंह से संबंधित कोई समस्या लेकर डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या कहता है, आ करो, आ करो। तो आ करने के लिए आप मुंह खोलते हो ना, ऐसे मुंह खोलते हो, तो वो वहाँ से याद रख सकते हो आप। तो करना क्या है, आ के लिए आपको पता चल गया, आ के लिए मुंह को पूरा का पूरा खोलना पड़ता है, बाकी आ के समान किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता, मुंह को खोलने की जरूरत पड़ती नहीं है आ के जितना। तो आ का जो उच्चारण है वो पूरा खोल के ही किया जा सकता है। तो आ कहाँ आ जाएगा, विवर्त में आ जाएगा, अकेला आ विवर्त में आ जाएगा। याद हो गया कैसे हो गया, क्योंकि साहब आ बोलने के लिए मुंह को पूरा खोलना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में आप ई बोल के देख लो, ऊ बोल के देख लो, खुद से बोल के देख लो। ई के लिए देखो आपके होठ जरूर थोड़े खुलते हैं, लेकिन जो मुंह खोलने का मतलब ये है आपके दांतों की स्थिति, दांतों की स्थिति को देखना है। दांत एक दूसरे के पास में, ऊपर और नीचे वाले दांत आपस में मिल रहे हैं या दूर जा रहे हैं, यहाँ से आपके मुंह के खुलने और बंद होने की स्थिति का निर्धारण होगा। होठों से आप मत निर्धारण कर लेना कि भाई होठ मेरा दूर जा रहे हैं तो मुंह खुल रहा है, नहीं, होठों से मुंह का निर्धारण नहीं होगा। दांतों की स्थिति देखो एक बार थोड़ा सा, कि दांत एक दूसरे के पास में आते हैं क्या। ई बोलोगे, ई के लिए मुंह खोल के बोलने की कोशिश करो, ई थोड़ा सा ही मुंह खोल के बोलने की कोशिश करो, ई तो ई नहीं निकलेगा, कुछ और ही निकलेगा। तो ई के लिए भी क्या करना है, ई का उच्चारण करने के लिए दांतों को नजदीक आना पड़ता है, अर्थात मुंह को बंद होना पड़ता है। मुंह को क्या होता है, बंद होना पड़ता है ई के लिए भी, समझ गए। तो ई के लिए क्या है, ई भी समर्थ में आएगा, बंद होना पड़ता है तो समर्थ में आ जाएगा ये बस इतना याद रख लेना, ई क्या समर्थ में आ जाएगा। और ऊ के लिए भी क्या है, मुंह को बंद करना पड़ता है। ऊ बोल के देखो, होठ जरूर गोल होंगे लेकिन अंदर से दांत एक दूसरे के पास आने शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब मुंह बंद होने लग जाता है। तो ऊ के लिए भी क्या है, मुंह बंद होता है, अर्थात समर्थ में आएगा। तो दोनों याद हो गया। 3 मूल स्वर थे, ए ई ऊ। ई और ऊ को इन दोनों के उच्चारण के लिए मुंह को क्या बंद होना पड़ता है, और आ के लिए क्या करना पड़ता है, मुंह को खुलना पड़ता है। तो यहाँ से हो गया, मामला खत्म हो गया, तीनों याद हो गए। अब देखो यहाँ से मैं पूरा का पूरा समझा दूंगा आप। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन सा किस में आता है, यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हो कौन सा किस में आता है। मुझे तो आपको समझाना है, एग्जाम में क्वेश्चन ठीक करवाना है, तो कैसे ठीक होगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि साहब मुझे ये बताओ, ओ का उच्चारण करते समय मुख की आकृति कैसी रहेगी। क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, मुख आकृति के आधार पे ओ कौन सा स्वर है, समर्थ, अर्धविवर्त, विवर्त, अर्धस्वर्त। इस प्रकार से 4 ऑप्शन आ गए। अब आप कैसे करोगे कि ओ का कौन सा उच्चारण स्थान है। तो देखो मैंने वही ट्रिक बताई थी आपकी। कौन सी ट्रिक बताई थी, ओ को कैसे बोला जाता है, ओ को बोला जाता है साहब ए से और ऊ से, यही तो है। ओ तभी तो बनता है, ए और ऊ के संयोजन से ही ओ का निर्माण होता है, समझ गए। अब ए के लिए पहले ही बता दिया मैंने, ए का जो उच्चारण करने के लिए मुख आकृति कैसी होती है, ए के लिए अर्धविवर्त होती है, अर्धविवर्त होती है। ठीक है, क्योंकि विवर्त मैंने बताया था ओ आ जब बोलते हैं आ बोलते हैं, आ के लिए पूरा का पूरा मुंह खोलना पड़ता है, ए के लिए कम खोलना पड़ता है, तो अर्धविवर्त में आ जाएगा ये। ठीक है, तो ए के लिए अर्धविवर्त है, अर्धविवर्त, समझ गए, अर्धविवर्त है। और ओ के लिए क्या था साहब, ओ के लिए क्या था आपका, अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि साहब ओ के लिए हमारे को मुंह को करना पड़ता है बंद, अर्थात संवर्त स्वर। ये दोनों याद है ना, बस ये तो याद रखना और कुछ भी याद नहीं रखना साहब, यही रखना है। अब देखो यहाँ से देखो, अर्धविवर्त है और संवर्त है। आधा मुंह क्या है, खुला है और पूरा मुंह को कर दिया बंद।
आधा मुंह को खोला और फिर पूरा मुंह को कर दिया हमने बंद। समझे बात को, इस चीज़ को समझो। आधा मुंह को हमने क्या किया, खोला, और फिर पूरे मुंह को क्या कर दिया, बंद। समर्थ का मतलब बंद होता है। तो अब हमारा ये जो ओ है ये कहाँ आएगा, खुद ही निर्धारित कर लो भाई। आधा मुंह को खोला और पूरा मुंह को बंद कर दिया, तो समर्थ मतलब कि समर्थ का मतलब मुंह को बंद करना, और विवर्त का मतलब खोलना। आधा मुंह खोला और फिर पूरा मुंह बंद किया, तो आधे से आधा कट गया, बच गया क्या, आधा। आधे से आधा कट गया, ये तो पूरा है और ये आधा है, तो आधे से तो आधा, ये आधा तो काट देगा, अपोजिट है ना एक दूसरे के, तो आधा तो ये काट देगा इसको, और बच गया आधा, आधा बच गया। इसका मतलब ये क्या, किस में आ जाएगा, अर्ध समर्थ में, अर्ध समर्थ में। ठीक है, अगर यहाँ भी समर्थ होता, यहाँ भी समर्थ होता तो समर्थ हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये आधा मुंह को खोल रहा है, आधा मुंह को खोल रहा है फिर बंद कर रहा है, आधा मुंह को खोल रहा है फिर बंद कर रहा है। इसका मतलब आधा समर्थ तो इससे कट ही गया, आधा समर्थ तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे आने जाने में ही, और बच गया कौन सा, फिर अर्ध समर्थ बच गया, अर्ध समर्थ बच गया। तो अर्ध समर्थ में आ जाएगा ओ, समझ गए। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कोई भी दूसरा, जैसे साहब इसका बता दो, हमें तो आउ का निर्धारण करना है कि ये अर्ध विवर्त होगा, अर्ध समर्थ होगा, समर्थ होगा या विवर्त होगा, जो भी है चार ऑप्शन में कौन सा होगा। इसका निर्धारण भी हम तो वैसे ही करेंगे साहब। इसका उच्चारण कैसे, इसका संयोग कैसे होता है, संधि कैसे होती है, इसकी देखते हैं एक बार। ए और ओ, ए धन ओ, ऐसे इसका संयोजन होता है, इसका निर्माण होता है औ का। अब इसका पता है आपको, अर्ध मुंह को क्या करना पड़ता है, ए के लिए अर्ध विवर्त, ठीक है, अर्ध विवर्त में आता है। और ओ के लिए मैं क्या करूँगा, ओ के लिए अगर आपको डायरेक्ट नहीं याद है तो ओ के लिए आप पहले चले जाओ ए और ऊ, ए और ऊ के लिए, ए और ऊ पे चले जाओ। ए और ऊ के अंदर फिर ए का वापस वही कौन सा है, देखो अर्ध विवर्त, यहाँ लिख दो। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपने, अर्ध विवर्त, अर्ध विवर्त ए को। और ऊ का उच्चारण मतलब करते टाइम मुखाकृति कैसी होती है, ऊ के लिए, ऊ के लिए अभी बताइए, समर्थ, समर्थ। समझ गए, इतना समझ में आ गया आपको। अब ठीक है, इतना समझ में आ गया साहब। अब यहाँ से चलते हैं, इसको जोड़ बाकी गुणा भाग के हिसाब से जो अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं इस पर, और इसको निकाल के देखते हैं। अर्ध विवर्त था यहाँ भी, अर्ध विवर्त था यहाँ भी, और ये समर्थ था। ठीक है, ये पूरा बंद है, ये आधा खुला है, ये आधा खुला है, आधा खुला पूरा खुल गया। और ये ध्यान रखना थोड़ा सा आप कि आधा खुलने का मतलब आधे बंद से थोड़ा सा अधिक खुला है, क्योंकि दो चीज़ें आ रही हैं ना, आधा खुला और आधा बंद। क्या मतलब हो गया भाई, दोनों एक ही स्थिति होगी तो फिर मतलब क्या हुआ, आधा खुला और आधा बंद, इसका मतलब इनमें थोड़ा सा अंतर है। आधे बंद की वो स्थिति है जो बिल्कुल आधा बंद है, और आधे खुले की स्थिति में थोड़ा सा मुंह आधे से ज़्यादा खुला है। तो ये मुंह है ना, आधा खुला नहीं है, ये आधे से थोड़ा ज़्यादा खुला है, आधे से थोड़ा ज़्यादा खुला है, समझ गए। तो आधे से ज़्यादा खुला, आधे से ज़्यादा खुला, पूरा खुल गया, एक तरह से पूरा का पूरा ही खुल गया, और पूरे से भी थोड़ा आगे ही चला गया, पूरे से भी थोड़ा आगे ही चला गया ना, समझ गए। मतलब आधा खुला से आगे, आधा खुला से थोड़ा अधिक आगे, और आधा खुला से थोड़ा और आगे। तो आधा खुलना मतलब कि पूरा खुल गया, और ये तो थोड़ा ज़्यादा होते हैं, प्लस होते हैं आधे से। इसका मतलब पूरा खुलने की जो क्षमता है उससे भी ज़्यादा आगे चला गया। इसका मतलब ये वाली जो संख्या है, ये वाली जो स्थिति है, ये थोड़ी ज़्यादा हावी हो गई, खुलने की जो क्षमता थी उससे भी ज़्यादा चली गई, और ये पूरा बंद हो गया समर्थ। इसका मतलब जो क्षमता थी पूरे खुलने की, उसको तो इसने काट दिया समर्थ ने, ये तो कट गई, क्योंकि अपोजिट हो गए दोनों। समर्थ का मतलब बंद करना और विवर्त का मतलब खुलना, तो जितनी क्षमता थी वो उतना मुंह खुला, और समर्थ जितनी क्षमता थी उतना बंद हो गया। तो ये तो स्थिति कट गई, लेकिन ये तो साफ सरप्लस जा रखी थी फिर भी थोड़ी सी, तो बचा तो इसी में से कुछ शेष, इसी में शेष बचा, मतलब कि अर्ध विवर्त बच गया। तो ओ की स्थिति क्या हो जाएगी साहब, अर्ध विवर्त, क्या होगी, अर्ध विवर्त। अब आप ये सोचोगे साहब कितना टाइम थोड़ा लगेगा, अरे एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा आपको। एग्जाम में तो सीधे आपको ये ऑपरेशन लगाना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए सामने आपको, जैसे ओ का ही पूछ लिया आपका, मुखाकृति के आधार पे ओ का कौन सी स्थिति होगी, अर्ध विवर्त समर्थ कौन सा स्वर होगा, ये तो आपको सीधा ये लगाना है। ओ कैसे बनता है ये याद करवा दूंगा मैं, रटवा दूंगा जब तक पूरी व्याकरण पढ़ाऊंगा मैं, बस इन तीन पे लेके चलूंगा, ए ई और ऊ पे। तो ये वैसे ही पता चल जाएगा। अब अभी हो सकता है आपको याद ना हो कि ऊ का निर्माण कैसे होता है, तो ये पता चल जाएगा आपको धीरे धीरे। ए और ऊ, उसके बाद में ए और ऊ से मिलके ओ बनता है, और ओ से फिर औ बन जाता है। ये जब वापस इसके साथ ए के साथ मिल जाता है तो औ बन जाता है। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो लगाना है। ए का पता चल गया आपको, अर्ध विवर्त, इसका पता चल गया क्या है, समर्थ।
अर्धविवर्त, अर्धविवर्त, समर्थ, अर्धविवर्त, अर्धविवर्त थोड़े ज़्यादा होते हैं, काट कूट के आप सर्दे जल्दी से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में मैं आगे चलता हूँ, कोई और एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। जैसे आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि साहब हमें तो इसका उच्चारण स्थान बताओ, मुखाकृति के आधार पे कौन सा स्वर है, उच्चारण स्थान नहीं, मुखाकृति के आधार पे ये कौन सा स्वर है, ए, ये ऐसे है ए। ठीक है, कैसे पता करोगे साहब, नहीं याद रखना, मैंने ये बता दिया पहले, तो पता कैसे करेंगे, कैसे बनता है ये साहब बनता है ऐसे, ऐसे देखो, ऐसे और ई से बनता है। ठीक है, और ए का मैंने बता दिया आपको क्या है, अर्धविवर्त, अर्धविवर्त। ठीक है, और ई का मैंने बता दिया समवर्त, ये समवर्त होता है, ये अर्धविवर्त होता है, समवर्त अर्धसमवर्त। अब ये अर्धविवर्त है, ये मुंह से थोड़ा मतलब आधा जो होता है उससे थोड़ी ज़्यादा की स्थिति है, ज़्यादा की स्थिति, थोड़ी सी ज़्यादा की स्थिति है। ठीक है, तो यहाँ देखना है आपको, थोड़ी जब ज़्यादा की स्थिति है तो आधा तो इससे मतलब ये लगभग कट गया, पूरे बंद होने से ये लगभग कट गया, लेकिन ये कुछ बच गया ना, समर्थ ऐसे नहीं है पूरा का पूरा ही इसको अर्धविवर्त इस पूरे समर्थ को ही खा जाएगा, कुछ तो बचेगा ना, कुछ बचेगा, तो कुछ का मतलब थोड़ा सा बच गया, थोड़ा सा बच गया तो उसको आधा कहेंगे, तो अर्ध समर्थ बच गया, अर्ध समर्थ बच गया, क्या बच गया, अर्ध समर्थ बच गया। तो ई की स्थिति क्या हो जाएगी, मुखाकृति के आधार पर इसकी स्थिति अर्ध समर्थ हो जाएगी। इस प्रकार से कोई भी उठा के देख लेना, आप किसी को भी उठा के देख लेना, आप सारे के सारे क्वेश्चन कर दोगे। तो यहाँ तक की बात थी, मैंने प्रयत्न के आधार पे 3 रूप बताए थे स्वर के, 3 आधार पे हमने इसके बंटवारे किए थे, कौन कौन से, एक तो जीभ को प्रयत्न करने पड़ते हैं, कौन कौन से प्रयत्न, आगे, मध्य, पीछे, पश्च। ठीक है, अग्र, पश्च और मध्य। उसके बाद में होठों को ओष्ठाकृति के आधार पर बता दिया था, वर्ताकार मुखी और अवर्ताकार मुखी। उसके बाद में मुख की आकृति के आधार पर मैंने अभी बता दिया आपको, समर्थ, अर्धसमर्थ, विवर्त और अर्धविवर्त, और इनका निर्धारण मैंने बता दिया आपको करके कि कौन सा कहाँ पे आ रहा है, अपने आप ही पता कर लोगे आप, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएगा झट से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब साहब आगे और स्वरों का विभाजन करने का आधार है एक दूसरा है, उसका आधार क्या है, वो आधार देख लेते हैं। वो आधार है साहब उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे, समय के आधार पे। ठीक है, कौन सा देख लेते हैं अभी, उच्चारण में लगने वाले समय। देखो ये सब चीज़ें हैं ना, इसमें समझा रखी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना है कि ये आपको याद नहीं होती हैं, ये याद होती नहीं है। ठीक है, ये वर्तमुखी, अवर्तमुखी आपको मैंने बता दी हैं, तो ये बहुत हैं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप मैं वैसे ही बता देता हूँ, देखो आप कहोगे तो मैं इससे बता दूंगा, यहाँ भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ मेरे हिसाब से ज़्यादा है, याद नहीं करना है, आप एग्जाम में क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे इससे। तो देखो अब उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे भी हमने स्वरों का विभाजन किया है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे देखो स्वरों का विभाजन कैसे होगा। तो उच्चारण करने में समय या तो कम लगेगा या समय ज़्यादा लगेगा, ये दो ही तो स्थिति हो सकती हैं। अब ऐसे तो कोई निर्धारित कर नहीं सकते हम कि 1 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड, 5 सेकंड, ऐसे तो निर्धारण कर नहीं सकते। बस एक दूसरे का कंपेरेटिव अध्ययन कर सकते हैं कि भाई इसके उच्चारण में टाइम कम लग रहा है, इसके उच्चारण में टाइम ज़्यादा लग रहा है, ऐसा ही कर सकते हैं। तो या तो कम टाइम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है, बस 2 ही तरीके हैं उच्चारण के। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार के 2 ही तरीके हैं, या तो उच्चारण में कम समय लगेगा या ज़्यादा लगेगा। जिसके अंदर कम समय लगेगा उसको हम बोलेंगे ह्रस्व स्वर या फिर लघु स्वर। ये तो पर्यायवाची होती है, आपको पता ही है। ह्रस्व बोल दो या लघु बोल दो, ह्रस्व स्वर या लघु बोलेंगे। और जिसके उच्चारण में ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको बोलेंगे हम दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर या फिर दीर्घ स्वर ही बोलते हैं इसको। ठीक है, या गुरु भी बोल देते हैं, गुरु स्वर भी। ठीक है, तो स्वर 2 प्रकार के हो गए उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। मैंने आपको मूल स्वर बताए थे ए, ई, उ। ये तीनों जो स्वर हैं मूल स्वर, ये क्या हैं, ह्रस्व स्वर है। इसके अलावा जितने भी स्वर होंगे दीर्घ स्वर। यही झंझट खत्म आपका, ये हो गया कंप्लीट ये। ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ कंप्लीट हो गया। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे 2 थे, दोनों मैंने बता दिए आपके, हो गया। उसके बाद में एक आता है प्लुत, प्लुत स्वर। तो ये प्लुत स्वर मैंने पहले भी बता दिया था, वैसे अभी बता देता हूँ, क्योंकि इसको भी उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे किताब में काउंट कर रखा है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 भी ले लेते हैं कई किताबों में। तो प्लुत आप वैसे समझ लो, जिसके उच्चारण में 3 गुना टाइम लगता है, जिसके उच्चारण में 3 गुना टाइम लगता है वो प्लुत कहलाते हैं, समझ गए। अब कौन सा स्वर आएगा साहब प्लुत, तो उसके लिए कोई निर्धारण नहीं है, कोई निर्धारण नहीं है, वो हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करेंगे हम कौन सी स्वर का 3 गुना 4 गुना टाइम लेना चाहते हैं। ये सब गानों वगैरह में जैसे आप सुने हैं वहाँ यूज होते हैं। तो जैसे ओम की ध्वनि है, ओम,
ओम। तो ये ड नहीं है, ओम। ये ऐसे ऐसे बताया जाता है कि ओ को 3 बार बोलना है, इसका मतलब ये है ओम। तो यहाँ बोलना पड़ता ओम ऐसे। तो ये जो स्वर हैं 3 गुना टाइम लग रहा है। अब ये कोई भी हो सकता है, ओम के अलावा कोई और भी स्वर हो सकता है, उन सब का क्या है वो जितना मतलब 3 गुना या 3 से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं उसको हम प्लुत स्वर कह देंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है हम कहाँ किस स्वर को ज़्यादा लंबा खींचना है उसके आधार पे। इसके अंदर वैसे कोई कैटेगरी नहीं कि भाई इसके अंदर ये स्वर आएंगे, ऐसा कोई स्वर नहीं आएगा इसके अंदर। समझ गए आप। अब जो अगला जो विभेद का या फिर वर्गीकरण का जो आधार है स्वरों का, वो कौन सा है? उच्चारण स्थान के आधार पे। उच्चारण स्थान के आधार पे ये महत्वपूर्ण है और ये संधि में बहुत काम आएगा। इसको समझ लेना साहब आप। उच्चारण स्थान, देखो उच्चारण में लगने वाला समय अलग था, उच्चारण स्थान अलग है। तो उच्चारण स्थान की बात करेंगे हम यहाँ पे। उच्चारण स्थान के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। उच्चारण स्थान का मतलब ये है, समझो आप, कोई भी स्वर या फिर कोई भी ध्वनि मुंह से निकलती है तो वो कहाँ से निकलती है? शरीर के कौन कौन से भाग से ध्वनि का उच्चारण होता है? कहाँ से होता है? हाथ से होता है क्या साहब? नहीं होता है साहब। और कहाँ कहीं होता है क्या आपके शरीर में? कहीं से, जहाँ से होता है देखो, मुंह के आसपास के कुछ अंग है वहीं से होता है, और कहीं किसी के होता है पता नहीं मुझे। बाकी उच्चारण स्थान यही है, मुंह के आसपास वाले स्थान ही है। अब वो कौन कौन से मैं बता देता हूँ। एक तो कंठ है, एक तो क्या है? कंठ है। इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझ लो, इस डायग्राम से समझा देता हूँ। देखो कहाँ कहाँ से उच्चारण होता है। एक तो ये कंठ है, यहाँ कंठ की स्थिति होती है कंठ से। एक तो यहाँ कंठ से उच्चारण होगा, या फिर यहाँ कंठ के बाद में यहाँ पड़ता है तालु। तालु बोलते हैं, जीभ के वो ऊपर वाला स्थिति है, इसको तालु बोलते हैं। यहाँ तालु से उच्चारण होगा किसी का, और तालु के बाद में यहाँ जीभ को दांतों के साथ लगना पड़ता है। तो दांतों के साथ लगने की वजह से दांत आ जाते हैं। ठीक है, तालु हो गए। और उसके बाद में होठों को कुछ अपना परिवर्तन करना पड़ता है। तो होठों को मतलब ऐसे चिपकना या फिर ऐसे हिलना डुलना पड़ता है, तो होठ आ जाएंगे। दांत हैं, होठ हैं, समझ गए। तो क्या क्या याद रखना है? कंठ, उसके बाद में तालु, उसके बाद में यहाँ पे ये दांत हैं तो दंत बोलते हैं इसको, दंत। और ये बाद में ओष्ठ आ गए, ओष्ठ। बस यही याद रखने, और कुछ भी याद नहीं रखना। यहाँ से स्वरों का उच्चारण होता है। तो कहाँ कहाँ से होता है साहब स्वरों का उच्चारण? कंठ से, तालु से, दंत से, ओष्ठ से। कहाँ से होता है? कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ। ठीक है, अब यहाँ मैं चलता हूँ आपको लेके। कौन सा स्वर कहाँ से उच्चारित होगा, हम कैसे याद रखेंगे साहब? कैसे याद रखोगे आप? मैं बताता हूँ। देखो मैंने वही 3 स्वर बताने हैं आपको, ए, ई और ऊ। इनको याद रख लेना साहब, बाकी मैं सारा काम करवा दूंगा। ए सबसे पहले आता है, ए सबसे पहले आता है। तो ए सबसे पहला आता है, अभी मैंने बताया था शुरुआत नीचे फेफड़ों से शुरू करते हैं। यहाँ से ध्वनि का उच्चारण शुरू होता है, फेफड़ों से निकलती है, बाहर मुंह से होती हुई बाहर आके पड़ती है। तो ए सबसे पहले आता है वैसे भी वर्णमाला में, और कंठ भी पहले आ रहा है। कंठ, ये कंठ ऐसे लिखा जाएगा, कंठ भी पहले आ रहा है। तो कंठ पहले आ रहा है, ए पहले आ रहा है, तो इसका मतलब ए तो कंठ से निकलेगा। कैसे भी याद रख लेना, मैं बस बता रहा हूँ जोड़ के कि भाई कंठ पहले आ रहा है, ए पहले आ रहा है, तो कंठ। उसके बाद में ई का जो उच्चारण स्थान है, उसके बाद में ई का उच्चारण स्थान जो इसके बाद में कंठ के बाद में जो अंग आया था वो कौन सा आया था? तालु। तो इसका स्थान कौन सा आ जाएगा? तालु। ये क्या लिखा गया? तालु। ए, ई, ऊ। तो ये कहाँ से? तालु से। उसके बाद में ऊ बचता है, ऊ का पता है, वो ओठों वाला सीधा आ जाएगा, ओठ, ओष्ठ। ठीक है, ये 3 चीज़ें याद रखनी है, 3 स्वरों का उच्चारण स्थान याद रखना है। ए का कौन सा हो गया साहब? कंठ हो गया। ई का कौन सा? तालु हो गया। ओ का ओष्ठ हो गया। इसी के आधार पे पूरी उच्चारण स्थान में जितने भी स्वर हैं उन सबको कवर कर देंगे हम। अब चलते हैं साहब आगे। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि हमें तो साहब आप इसके उच्चारण स्थान की चर्चा कर दो, इसका उच्चारण कहाँ से होता है, ये पूछेंगे। निम्न में से ई का उच्चारण स्थान है, ऑप्शन मिलेगा कंठ, तालु, कंठोष्ठे, ओष्ठकंठे, या फिर तालु। इस प्रकार से कोई भी 4 ऑप्शन मिल सकते हैं। आपको क्या पता कौन सा कहाँ से होता है? कुछ नहीं करना, वही 3, ए, ई, ऊ। ए का साहब बता दिया आपने कंठ होता है, ई का आपने बता दिया साहब तालु होता है, ऊ का बता दिया आपने साहब ओष्ठ होता है। बस हमें तो यही याद रखना है। ई को देख लो आप कहाँ से होगा इसका। ई कैसे बनता है? ई और ई से बनता है। इसका उच्चारण स्थान कौन सा है साहब? ई का, तालु से। और इसका तालु, तालु और तालु दोनों तालु से निकल रहे हैं, इसका मतलब ये भी कहाँ से हो जाएगा? तालु। तालु और तालु, तालु ही रहेगा, तालु से हो जाएंगे दोनों, तालु तालु तालु। तो इसका उच्चारण स्थान भी तालु से हो जाएगा। समझ गए? उसके बाद में साहब पूछ लिया हमारे से, तो
ये नहीं पूछा साहब, ये तो ठीक है, ये पूछ लिया हमारे से तो ऐ का उच्चारण स्थान बताओ। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? कुछ नहीं करना साहब। कैसे बनता है? ध्यान रखो, ऐसे, और उसके बाद में ए के बाद में क्या आता है? ई आता है। ठीक है, इससे बन जाता है ए, इससे बन जाता है ए, और ए से, और ए से बन जाता है ये वाला ए। ठीक है, अब मुझे तो बस इतना ही ध्यान रखना है, ए का ध्यान रखना है, पता है, ई का ध्यान रखना है, इसका भी पता है। ए का कौन सा उच्चारण स्थान है? कंठ है साहब। इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है जी, तालु। तो इसका उच्चारण स्थान कौन सा हो गया? कंठ और तालु। तो इसको कंठ तालु बोल दूं, तालु कंठ बोल दूं, एक ही बात है। कंठ और तालु दो जगह से निकल रहा है इसका उच्चारण, तो कंठ तालु बोल दूं या तालु कंठ बोल दूं, एक ही बात है। आप ऑप्शन देख लेना, जो भी मिले, तालु कंठ मिले तो तालु कंठ बोल देना, और कंठ तालु मिले तो कंठ तालु कह देना उसको। ठीक है, तो इसको आप कंठ तालु बोलो या तालु कंठ बोलो, ऑप्शन में कैसे भी मिल सकता है। तो कंठ तालु या तालु कंठ। तो इसका उच्चारण स्थान पता चल गया, ए का। ए उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। अब इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है, और इसका उच्चारण ए का क्या है? वही कंठ है, और इसका क्या है? इसका भी कंठ तालु है, तो कंठ तालु, कंठ तालु ऐसे कर लो। या फिर इसका ए इसी से बन रहा है तो लास्ट में कंठ तालु आएगा, तो ये भी कंठ तालु हो जाएगा। देखो, अगर मैं इसको बता रहा हूँ यहाँ से कंठ तालु, यहाँ भी कंठ तालु करते हो ना आप, कंठ तालु, तो कंठ 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 तो कंठ ही रहेगा ना, दो बार तो हो नहीं सकता है। कंठ कंठ तो कंठ ही रहेगा, और फिर लास्ट में भी तालु है, तो कंठ और तालु, कंठ तालु इसी का आएगा, तो इसका भी क्या आ जाएगा? कंठ तालु ही आ जाएगा। उच्चारण स्थान पता चल गया। फिर उठाते हैं कोई एक और उठा के देखते हैं कि साहब कौन सा आएगा, देखते हैं। जैसे मैं आपको इसकी बात कर देता हूँ, इसका उच्चारण स्थान बता दो साहब, ऊ का। ऊ और ऊ, इसका तालु, इसका सॉरी, इसका ओष्ठ, इसका ओष्ठ, ओष्ठ ओष्ठ दोनों ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद में साहब आप तो मुझे इसका बता दो, ये भी देख लेते हैं। चलो, ए से और ऊ से मिलके बनता है। ए का क्या है? कंठ है, और ऊ का क्या है साहब? ओष्ठ है। देखो, ओष्ठ है। ठीक है, ओष्ठ है। तो कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, तो इसको बोल दो कंठोष्ठ बोल दो या ओष्ठ कंठ बोल दो, एक ही बात है। ओष्ठ कंठ बोल दो या कंठोष्ठ बोल दो, कंठ और ओष्ठ से मिलके बन रहा है। या कंठ ओष्ठ बोल दो, कंठोष्ठ बोल दो, ओष्ठ कंठ बोल दो, एक ही बात है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठोष्ठ हो गया। यहाँ तक आपके स्वरों का जो वर्गीकरण है वो कंप्लीट होता है। हर्ष हो गया, दीर्घ स्वर हो गए, और अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर हो गए, समवर्त, विवर्त, अर्धविवर्त, समवर्त ये हो गए, और उच्चारण के स्थान पे कंठ, तालु, मूर्धन्य ये जो भी थे वो भी हो गए मेरे। अब वर्ताकार, अवर्ताकार मुखी जो भी हैं वो भी मैंने बता दिया आपको अच्छी तरह से। स्वरों का जो वर्गीकरण है ना वो मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया, और ये वर्गीकरण आपको संधि में काम आएगा। तीन स्वर जो मूल स्वर बताए थे, तीन मूल स्वर कौन कौन से? ए, ई, ऊ। बस इन चीज़ों को याद रखना, और इनके संयोजन से, इनके साथ संधि करके ही अन्य स्वरों का निर्माण होता है, वो याद रख लेना। वहाँ से आपकी पूरी तो संधि कंप्लीट हो जाएगी। मैं दावे से कर रहा हूँ, संधि वाला जो बिंदु है बहुत मुश्किल लगता है आपको। मैं वर्ण विचार को थोड़ा डिटेल से इसलिए पढ़ रहा हूँ कि संधि बहुत जल्दी होगी, आपकी संधि बहुत जल्दी हो जाएगी इससे। ठीक है, और वर्ण विचार पूरा कंप्लीट हो जाएगा ऐसे इन तीन स्वरों पे। ध्यान ही नहीं देने की जरूरत आपको कहीं से कुछ भी, समझ गए? तो यहाँ आपका ये हो गया, स्वर कंप्लीट होता है। आगे वाली क्लास में हम वर्णों की चर्चा करेंगे, और वर्णों का जो उच्चारण स्थान है उनका भी भेद है वो भी पढ़ेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बता देना, और कुछ भी इसमें बताना है आपको, सुधार करना है जो भी है, तो आपका स्वागत है। धन्यवाद।